पढ़ रहे थे हम मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजरियल एनालिसिस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ऐसी बात है? ओके। इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम मूव होंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। मैनेजरियल एनालिसिस का सिलेबस कहाँ से उठाया गया? बीएमएस से या बीएमबीएस से, ठीक हो गया। लेकिन हमने जो पढ़ा वो हमने बीएमबीएस लेवल नहीं, बीएमएस लेवल पढ़ा। अब फाइनेंशियल एनालिसिस का अभी तक जो बुक के अंदर सिलेबस है वो कहाँ से उठाया गया है? पूरे सीए में एक ही औखा पेपर है, बीएफडी, वहाँ से, ठीक हो गया। मैनेजरियल एनालिसिस के हमने क्वेश्चन कवर किए, छोटे बड़े। वहाँ पे टाइम का इशू हो सकता है। क्या आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आगे मार्क्स कम है? क्या ख्याल है? लिखने के लिए मटेरियल आपके पास ज़्यादा है लेकिन मार्क्स आगे कम है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर टाइम का इशू नहीं है। उधर से अगर टाइम का इशू आया तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अंदर टाइम का इशू नहीं है। समटाइम 15 नंबर का क्वेश्चन पूरे एक पेज पे बस पूरा होगा, 12 नंबर का क्वेश्चन आधे पेज का आंसर होगा, जो बीएफडी के हालात हैं। मतलब वहाँ पे टाइम का कोई इशू नहीं है। पेपर विद इन टाइम बड़ा इजीली कंप्लीट हो जाता है। इशू क्या है? पेपर आता है या नहीं आता, ठीक हो गया। वैसे एक टॉपिक आता है तो क्वेश्चन आता है, अटैम्प्ट हो जाएगा। नहीं वो टॉपिक आता तो मोंगियाँ नहीं मारी जा सकती। वो फिर आता है तो अटैम्प्ट होगा, नहीं आता तो फिर सिंपली अटैम्प्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। टाइम का इशू इसके अंदर नहीं है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर क्वेश्चन टैकल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया क्या है। उससे पहले मैनेजरियल एनालिसिस में मसले हैं। ओके, चलें मैनेजरियल एनालिसिस के पहले मसले देखते हैं क्या क्या हैं जी। मसला नंबर 1, तो अभी तक ये नहीं पता चला कि इसमें से क्या क्या करना है। पेस्टल 5 फोर्सेस SWOT वैल्यू चेन, पेस्टल 5 फोर्सेस SWOT वैल्यू चेन। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, रटा नहीं चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर कुछ और एरियाज थे। आईटी एक्सटर्नल एनालिसिस में गए तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से थोड़ा रटा चाहिए। रटा हू बहू बुक वाली वर्डिंग नहीं, ऑन लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, हर हेड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक हो गया। 2-3 नंबर से ज़्यादा कोई भी हेड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आईटी कंट्रोल्स में चले गए तो नॉलेज चाहिए। कैसा नॉलेज चाहिए? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी टैकल करना आना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस टेस्ट में 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टैकल किए, चेक डिजिट का और सॉफ्टवेयर जनरल कंट्रोल का। और अल्टीमेटली उसमें वो क्रैमिंग थोड़ी हेडिंग की चाहिए। हमें हेडिंग की क्रैमिंग है तो फिर हम सिनेरियो भी टैकल कर लेंगे। इसके अलावा हमने पढ़े कोई आईटी आईएस को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आईएस की डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी, कैटेगरीज पढ़ी जो बिजनेस में यूज़ होते हैं। टीपीएस, एमआईएस, ईआईएस, डीएसएस, एक्सपर्ट सिस्टम, ईआरपी। इनको आपको 2-2, 3-3 लाइनों में डिस्क्राइब करना आना चाहिए, ठीक हो गया। फिर हम गए आगे इंडस्ट्री एनालिसिस में तो 5 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज बतानी आनी चाहिए। कन्वर्जेंस क्या है, 2 तरह की होती है, ये बतानी आनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जाए तो हम कुछ लिख सकें। 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए 2-2, 3-3 लाइनों में। और यूं शायद एक्सटर्नल एनालिसिस भी हो गया था कंप्लीट। पेस्टल के आगे डिटेल भी और इंडस्ट्री एनालिसिस भी। फिर हम चले गए लाइफ साइकिल मॉडल में तो चारों स्टेजिस पे क्या आपकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होती हैं, क्या कस्टमर होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इन चारों स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है तो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर देना। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ लिया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है, क्या क्या कॉस्ट होती हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये क्रैमिंग है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है,
उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होती हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ये क्रैमिक है। और इसके अलावा क्या है, एथिक्स में चले गए। 5 कोर्स ऑफ एथिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखने आने चाहिए, 2-2 लाइनों में। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। 5 कोर्स ऑफ एथिक्स डिस्क्राइब करने आने चाहिए। इनके ऊपर सिनेरियो भी बन सकता है, कहीं पे क्वेश्चन कोई कवर करेंगे। AAA मॉडल रटा नहीं है, हाँ वो 7 हेडिंग रटा है, उसके अकॉर्डिंगली सिनेरियो को डील करना आना चाहिए। टक्कर मॉडल कोई रटा नहीं है, 5 हेडिंग के नाम रटा है, बाकी सिनेरियो को डील करना आना चाहिए। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में चले गए। BCG मैट्रिक्स मेरा नहीं ख्याल कहेगा कि एक्सप्लेन करें क्या होती है, क्या ख्याल है? मेनली कॉन्सेप्ट सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करना आना चाहिए कि डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं, तो आपने इनकी पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन बतानी है और साथ स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करनी है कि इनके लिए करना क्या चाहिए। और यूँ शायद मेरे ख्याल से हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस विद एथिक्स कवर हो जाता है। कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जो हमने अभी ना बोला हो। इसमें कुछ एरियाज मैंने मार्क आउट किए हैं, तो आप बता देंगे वो करके। कौन से पेज पे हैं? तो यहाँ पे पेज नंबर 623 पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इनॉर्मस। हाँ ये नहीं करना आपने। ये जस्ट रीडिंग है, सच इसमें कुछ भी लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। और IT स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ये भी नहीं करना आपने। IT स्ट्रेटेजिक सपोर्ट वही है कि आपने जो है वो एक्सटर्नल किसी IT फर्म्स के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है, जहाँ से बंदा आके चेक करता है आपके IT सिस्टम को। हमने कहीं पे कंट्रोल्स में पढ़ा था ये। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इसका कोई। अच्छा यहाँ पे है पेज 27 पे थ्रेट्स टू सिस्टम सिक्योरिटी। थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी, कंट्रोल्स पढ़े, थ्रेट्स कंट्रोल्स पढ़े। आई मीन वो कंट्रोल्स क्यों पढ़े, उसके पीछे मसले क्या हो सकते हैं, ये मसले आपको पता होने चाहिए। ह्यूमन एरर दिया गया है कि अगर लोगों को ट्रेन नहीं किया तो ह्यूमन एरर हो सकता है। इसके अलावा वायरस के थ्रू अफेक्ट हो सकता है, मिस यूज़ ऑफ सिस्टम हैकिंग हो सकती है, और क्या हार्डवेयर चोरी हो सकता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की फ़ाइलों को एक्सेस करके फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये क्या है, मीन कंट्रोल लगाने के पीछे रीजंस क्या हैं, इन्हें लर्न करना है। IT कंट्रोल के फर्स्ट पेज पे कुछ रीजंस दी गई हैं कंट्रोल क्यों लगाने, वो लर्न करनी है। और तो यहाँ पे फायरवॉल्स में दिया हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड, ये टर्म क्या है? मोडेम हार्डवेयर को बोलते हैं, क्योंकि एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है, तो फायरवॉल्स में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है। तो जो हार्डवेयर यूज़ होते हैं उनकी डिवाइसेस के टाइप हैं मोडेम। सर और इंक्रिप्शन में इन्होंने कहा है कुछ पब्लिक कीज़ और प्राइवेट कीज़ का, तो ये 3 लाइंस हैं। पब्लिक और प्राइवेट कीज़ मीन कुछ कीज़ बिल्कुल सीक्रेट होती हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो 2 लोग ही जानते हैं, जिन्हें नाम दिया जाएगा प्राइवेट की के थ्रू इंक्रिप्शन करना। पब्लिक कीज़ क्या होती हैं, लाइक इंक्रिप्शन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर के पासवर्ड या कीज़ जो हैं वो नॉन ही होती हैं, तो उन्हें पब्लिक कीज़ का नाम दिया जाता है। मीन जो काफ़ी लोगों को पता होंगी वो पब्लिक कीज़ हैं। लाइक एक ही डाटा को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो 10 के पास वही पासवर्ड है जिसके थ्रू उन्होंने एक्सेस करना है, तो ये पब्लिक कीज़ हैं। और जब 2 लोगों के पास अपना अपना ही पासवर्ड है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया गया, तो ये प्राइवेट की है। की मीन पासवर्ड जिसके थ्रू डाटा इनक्रिप्ट करना है और डाटा डिक्रिप्ट करना है। और सर ये कोविड की जो हमने डिफाइन की है, तो इनफ है, बस 2-3 लाइनें लिखनी आनी चाहिए कोविड है क्या। और सर यहाँ पे कोर्स इंप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ना डिफरेंट स्टेजेस के डिफरेंट कोर्स दिए हुए हैं। वो जस्ट डिटेल रीड करने के लिए, लर्न नहीं कुछ करना आपने, लर्न नहीं करना। और सर यहाँ पे टाइमिंग, मार्केट एंट्री और मार्केट एग्जिट का कंसेप्ट दिया हुआ है, इससे लिंक करके लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से। हाँ, कि हम एंटर होते हैं तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होते हैं, एग्जिट की जब बारी आती है तो डिक्लाइन स्टेज पे होते हैं, तो इसलिए हम एग्जिट करते हैं। ये भी जस्ट रीडिंग है। और सर यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ साइकिल एनालिसिस एज टेक्निक फॉर कंपटीशन एनालिसिस और साइकिल ऑफ कंपटीशन, ये दोनों के बारे में। साइकिल ऑफ कंपटीशन क्या है? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल।
साइकिल ऑफ कंपटीशन क्या है? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल कि आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे होते हो तो नई प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में एंटर होते हो, ग्रोथ पे जाते हो तो प्रोडक्ट लाइन आप कुछ रिमूव कर रहे होते हो, कुछ इंप्रूव कर रहे होते हो, मैच्योरिटी पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाईली डिमांडेड होती है, मैच्योर होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है, और डिक्लाइन पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। तो यही बात इसमें की गई, ऐसा कोई नई बात नहीं है। और ऊपर जो लाइफ साइकिल एज ए कंपेटिटिव एनालिसिस दिया गया है वो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है, क्योंकि हमारी बुक के अंदर जो लाइफ साइकिल जहाँ पे मॉडल दिया गया वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया गया, तो इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ही एज ए इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी यूज़ करते हैं कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। कंपटीशन मीन इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस भी है और हमने पढ़ा लाइफ साइकिल मॉडल भी यूज़ होगा जी। और किसी ने भी पढ़ने की कोशिश की हो नोट्स? सर आपके मसले अभी तक हमने 26 क्वेश्चंस कवर किए हैं, 16 नोट्स में, और बाकी कोई 3 टेस्ट में हमने कवर किए हैं 10 क्वेश्चन। ये 26 क्वेश्चन बस आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए, अभी तक ये अटेम्प्टेड होने चाहिए, अभी तक ये अटेम्प्टेड होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि मैंने आज सिलेबस ख़त्म कर दिया है, आज हमारी आखिरी क्लास है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। अभी तक ये 26 क्वेश्चन अटेम्प्टेड होने चाहिए। ठीक हो गया? 1 जनवरी को हमारी लास्ट क्लास होगी। सप्लीमेंट वगैरह आ गया तो मैं इधर ही हूँ, 1 जनवरी के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। ठीक हो गया? आपके साथ कांटेक्ट में हूँ। क्लास मुझे पेपर से 1 रात पहले भी रखना पड़ी तो मैं रख लूँगा। ठीक हो गया? आपने आना ना, वो आपका मसला है। मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं पेपर से 1 दिन पहले भी क्लास रख लूँगा, और क्या मसला। कोशिश मेरी यही है कि 31 जनवरी को हमारी लास्ट क्लास हो, उससे पहले उम्मीद है आई कैप को भी हाई आ जाएगी, बुक आ जाएगी। आगे चलें मैनेजरियल एनालिसिस के। हाँ, कमिंग वीक में हमारी असेसमेंट है। असेसमेंट बोले तो एक बड़ा टेस्ट, बड़ा टेस्ट बोले तो सारा का सारा मैनेजरियल एनालिसिस। औखा तो नहीं है, क्या हो गया? कम ऑन। वो टेस्ट में देख लेंगे, अभी आपको जो मटीरियल दिया बस वहाँ से लर्न करें, कॉन्सेप्ट लें और लर्न करके आ जाए टेस्ट में। आप एक दफ़ा करके तो देखो, क्या पेपर में जाते हुए हर टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो आप? नहीं सर, मतलब हमें रिक्वायरमेंट बेस्ड पता होता है ना, इस तरह रिक्वायरमेंट पूछ सकता है, इस तरह नहीं पूछेगा। तो आपको रिक्वायरमेंट बाकी मॉडल्स की जब बता दी है तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी, देख लेंगे क्या आती है। चलिए आगे। अभी तक यहीं पे हमने मैनेजरियल एनालिसिस इतना किया है, अभी और देखेंगे आगे, ज़रूरत पड़ी तो इसमें और चीज़ें ऐड अप करेंगे। चलें आ जाएं आप। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बचपन में हमने कहीं पे पढ़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन में या इंट्रो टू अकाउंटिंग में कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती हैं मेनली: सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ऐसी बात है। सोल ट्रेडरशिप एक सिंगल ऑनर का बिजनेस जिसमें सिंगल ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, वही सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, और प्रॉफिट होना है, लॉस होना है तो अकेले कोई बेयर करना है, जिसके अंदर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, मीन कोई मैनेजर्स वगैरह नहीं होते, कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह उसके अंदर नहीं होते। ऑनर ही डिसीजन ले रहा है और नीचे कोई 1-2 हेल्पर्स होते हैं। लाइक दुकान जो है, शॉप जो है, वो एग्जांपल है किसकी? सोल ट्रेडर की। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बिजनेस बनाया, सब ने इन्वेस्टमेंट की और फिर बाद में प्रॉफिट आपस में एग्रीड टर्म्स के ऊपर शेयर कर रहे हैं। एग्री टर्म्स इक्वल करना है या जैसे भी करना है। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो बिज़नेस में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, नहीं हो सकता है कोई 3 चलाने वाले हैं, बाकी 2
जस्ट इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट खाने वाले हैं। ठीक हो गया। इन दोनों बिजनेस में ऑनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, मीन अगर लॉस हो गया तो पूरा करने के लिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी। कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी। और यहां पे ऑनर जो होते हैं, ऑनर जो होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर। ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और कंपनी को जो चला रहे होते हैं, मीन जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑनर सेपरेट है और मैनेजमेंट सेपरेट है, और कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी है। जो कुछ कंपनी का है वो ऑनर का नहीं है। इसमें जो कुछ बिजनेस का है वो किसका है? ऑनर का ही है। इसलिए बिजनेस को लॉस भी होगा तो ऑनर पूरा करेगा। इसमें जो कुछ है कंपनी का वो कंपनी का है, ऑनर का नहीं है। और अगर कंपनी को लॉस होता है तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी के लोन कंपनी के लोन हैं, कंपनी के एसेट कंपनी के एसेट हैं, ऑनर के नहीं है। ठीक हो गया। सो कंपनी में क्या होते हैं? ऑनर होते हैं कोई शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं कौन? मैनेजमेंट मीन डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है कि इन्होंने क्या करना है? ऑनर मीन शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट को बेस्ट वे में मैनेज करना है। ये बेस्ट वे में मैनेज करेंगे तो इनको कंपनी में रखा जाएगा, वरना कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बेस्ट वे में मैनेज करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अगर ये बेस्ट वे में मैनेज नहीं कर रहे तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं। ठीक हो गया। अब हमने ये जो पेपर पढ़ना है, पूरा का पूरा पेपर हमने पढ़ना है कि हम कौन हैं। ये है हम कौन है? मैनेजमेंट है कंपनी की। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हम क्या बनेंगे? कंपनी की मैनेजमेंट। के हमने क्या करना है? शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर उसे मैनेज करना है। हाँ, वो बेस्ट वे में मैनेज करना है, अदरवाइज शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएगा, पैसा निकाल लेगा। वो पैसा निकालेगा तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हमें कोई मुँह नहीं लगाएगा। क्यों? हमें कंपनी अच्छी तरह से मैनेज करना नहीं आती। ठीक हो गया। तो हमने ये पूरा का पूरा पेपर अभी तक जो मैनेजरियल एनालिसिस पढ़ा वो भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? इस लेवल पे कि बिजनेस को मैनेज करना है तो हमने इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, पोजीशनिंग एनालिसिस करना है। बिजनेस को मैनेज करते वक्त हमने एथिकल डिसीजन मेकिंग भी करनी है। बिजनेस को मैनेज करते हुए हमने पोर्टफोलियोज को भी मैनेज करना है। तो सारा का सारा हम पेपर कहाँ पे पढ़ रहे हैं? एज ए मैनेजमेंट, एज ए ऑनर नहीं। ठीक हो गया। चलिए यहाँ आगे कुछ और बातें करते हैं। सो कंपनी के अंदर पैसा कहां कहां से आता है? शेयर होल्डर इक्विटी के थ्रू आता है, या फिर बैंक से लोन लेके भी आता है, या कुछ अदर वेज भी है, गवर्नमेंट ग्रांट भी दे देती है। क्या ख्याल है? लेकिन मेनली दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, एक शेयर होल्डर इक्विटी और दूसरा डेट। ठीक हो गया। सपोज एक कंपनी है जिसके अंदर जो है वो शेयर होल्डर ने, किसने? शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? सपोज 100,000 की इन्वेस्टमेंट की है, और शेयर होल्डर कहता है कि भाई मुझे ये जो 100,000 मैं आपको दे रहा हूं, मुझे इसके ऊपर जो है वो क्या चाहिए? 15% रिटर्न चाहिए। कितना रिटर्न चाहिए? 15% रिटर्न चाहिए। दिस मीन अब हमने बिजनेस को मैनेज करना है, तो मैनेज किस तरह से करना है? इस तरह से करना है कि शेयर होल्डर का 15% रिटर्न निकल सके। हमें बिजनेस के अंदर हो सकता है इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमने क्या करना है? रिक्वायर्ड जो रिटर्न है शेयर होल्डर का वो मीट करना है। अगर मीट होता है तो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करेगा, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है। और वैसे भी बिजनेस चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए। वो पैसा अगर शेयर होल्डर से लेते हैं, शेयर होल्डर क्या कहता है कि भाई मुझे 15% रिटर्न चाहिए। जैसे हमने बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बिजनेस के अंदर कोई भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो हमने क्या देखना है कि वहां से हमें 15% रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो ये
हमारे साथ रहेगा, नहीं आ रहा तो ये हमारे साथ नहीं रहेगा। अब बिजनेस चलाते हुए पैसे की ज़रूरत पड़ी, दो वेज हैं हमारे पास पैसा लेने के, इक्विटी के थ्रू या फिर डेट के थ्रू। शेयर होल्डर के पास गए, उसने कहा हाँ 15% रिटर्न देगा, जितना मर्जी ले ले। हमने सोचा यार ये बैंक भी तो पैसा देते हैं। अब बैंक के पास जाते हैं, देखते हैं वो कितने में पैसा देते हैं। ज़रूरत है हमें कितने की? 50,000 की। हम गए बैंक के पास। बैंक कौन है? डेट होल्डर। बैंक को क्या नाम दिया जाता है? डेट होल्डर। डेट होल्डर ने कहा कि ठीक है भाई, मैं आपको 50,000 दे दूंगा और कितना रिटर्न लूँगा? 10%। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हमारे सगे हमसे 15% ले रहे हैं और आप तो यार बड़े कमाल आदमी, आप जस्ट 10% रिटर्न ले रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता है। क्यों ऐसे होता है? इन्होंने कहा कि भाई मैं जो आपको 50,000 दे रहा हूँ, ये मैं इतने टाइम पीरियड के लिए दे रहा हूँ, तो मैंने ये आपसे वापस भी लेना है। शेयर होल्डर ठीक है आपको पैसा दे रहा है, रिटर्न ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसने पैसा वापस लेना है नहीं, वो आपके पास ही रहना है। क्या ख्याल है? मैंने जो रिटर्न लेना है वो इतना ही लेना है, चाहे आपको 9% प्रॉफिट हो, चाहे 2% हो, चाहे 40% हो। मैंने ये गारंटीड इतना रिटर्न लेना ही लेना है। शेयर होल्डर कह दिया है 15%, लेकिन शेयर होल्डर अगर लॉस होगा तो क्या उसे 15% मिलेगा? नहीं, ना ही वो खापा डाल सकता है कि मुझे 15% ही चाहिए। कि उसको हमने कहाँ से देना है? प्रॉफिट से देना है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नहीं देंगे। क्या कहना? और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे कहेंगे भाई नहीं हुआ। क्या करेगा? थोड़ी सी गंदी सी शक्ल बनाएगा, एजीएम पे आके थोड़ी सी खप शप डालेगा, कोई एक आध डायरेक्टर चेंज कर देगा, लेकिन कोई एक्शन लीगल नहीं ले सकता। ठीक है, उसे 15% रिटर्न चाहिए था, लेकिन हो सकता है किसी दफ़ा में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हम उसे 15% से ज़्यादा भी दे रहे होंगे। क्या ख्याल है? इसलिए शेयर होल्डर चूँकि गारंटी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, तो इसलिए अपना रिटर्न क्या रखता है? हाई रखता है। डेट होल्डर चूँकि गारंटी है कि इतना मिलना ही मिलना है, कंपनी चाहे चले चाहे ना चले, कंपनी बेशक डूब जाए, मुझे इतना रिटर्न भी मिलना है और ये अमाउंट भी वापस मिलनी है, तो इसलिए इनका रिटर्न क्या होता है? लो होता है एज़ कंपेयर टू शेयर होल्डर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि शेयर होल्डर का रिटर्न जो है वो हायर होता है और जो डेट होल्डर का रिटर्न है वो लोअर होता है। उसकी रीज़न क्या है कि डेट होल्डर को गारंटी है कि उन्हें रिटर्न भी मिलेगा और वो जो पैसा दे रहे हैं वो भी वापस मिलेगा। शेयर होल्डर को गारंटी नहीं है कि इतना रिटर्न मिलेगा और पैसा वापस मिलने की भी गारंटी नहीं है। क्यों? कंपनी डूब गई तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन इनको कंपनी डूब गई तो कंपनी के एसेट बेच के दिया जाएगा। क्या ख्याल है? और ये एसेट को देख के ही लोन दे रहे होते हैं कि आपकी क्या इतनी वर्थ है, इतने एसेट हैं, फिर ये लोन अप्रूव करते हैं ताकि अगर कंपनी डूब जाए तो चलो इतने के एसेट तो हैं जहाँ से हमारी ये रिकवरी हो जाएगी। हाँ, उसके बाद कुछ बचा तो शायद शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं बचा तो शेयर होल्डर को हो सकता है हम ठेंगा दे दें, घर चले जाएंगे चुप करके गंदी शक्ल बना के। इसलिए चूँकि गारंटी नहीं है कि पैसा वापस मिलेगा और गारंटी नहीं है कि इतना रिटर्न भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन अपनी हायर रखता है। कौन? शेयर होल्डर। उसका रिटर्न हाई होता है, डेट होल्डर का रिटर्न लो होता है। ठीक हो गया? दिस मीन ये कंपनी के पास कितने पैसे हैं? 100,000 ये है और 50,000 ये डेट होल्डर से आ गया। टोटल आपके पास कितना है? 150,000। दिस मीन अब कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कहीं पे भी ये पैसा लगाना है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी को ऑन एवरेज कितना रिटर्न कमाना है इन दोनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। इन दोनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कंपनी को कितना रिटर्न कमाना है, कम से कम कंपनी को कितना कमाना है? 100,000 का रेट क्या है? 15%। एक अमाउंट मुझे दे देंगे? 15,000।
और 50,000 एट द रेट ऑफ 10% कितना बना 5,000, ऑल टुगेदर 20,000। ठीक हो गया। 20,000 रिटर्न कमाना है कितने पे 150 पे, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 150,000, तो मुझे ज़रा बता देंगे क्या रेट निकलता है। कम ऑन, कैलकुलेटर किधर गए आप लोगों के? 13.3%, 13.3%। तो कंपनी आगे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, कहीं पे भी पैसा लगाए, तो कंपनी को मिनिमम जो है वो कितना रिटर्न चाहिए? 13.3% चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट से इससे कम रिटर्न मिल रहा है तो कंपनी को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? इनके रिटर्न को मीट करने के लिए कंपनी को क्या करना है? कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वहाँ से मिनिमम कंपनी को कितना रिक्वायर है? 13.3%। अब कंपनी को सपोज एक प्रोजेक्ट जो है वो ए मिलता है, कहता है प्रोजेक्ट ए जी आप हमारे अंदर 70,000 जो है वो इन्वेस्ट करें, 70,000 इन्वेस्ट करें तो हम आपको 20% रिटर्न देंगे। क्या कंपनी को ये प्रोजेक्ट ए स्टार्ट करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ से जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो यस आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। एक और कंपनी का प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर आती है जी कि एक प्रोजेक्ट बी भी है भाई कंपनी, जहाँ पे आपको 80,000 जो है वो लगाना है और वहाँ से आपको 17% रिटर्न मिलेगा। क्या कंपनी को प्रोजेक्ट बी भी स्टार्ट करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? वहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है वो आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा मिल रहा है। नहीं, प्रोजेक्ट बी से 17% नहीं 12% रिटर्न मिलना है। क्या कंपनी को प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है। क्यों लॉस मेकिंग है? 12% रिटर्न मिल रहा है आपको, लॉस मेकिंग कैसे हो गया भाई? क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वहां से कम रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए क्या है वो लॉस मेकिंग है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्या ख्याल है? लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों? जो रिक्वायर्ड रिटर्न है हमारा डेट होल्डर इक्विटी होल्डर का मिला के उससे कम पे अगर कहीं से रिटर्न आ रहा है तो वहां से हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो लॉस मेकिंग है। उससे बेहतर है कि हम शेयर होल्डर डेट होल्डर के पैसे उनको वापस कर दें। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उनका रिटर्न रिक्वायर्ड मीट नहीं हो रहा। तो अगर कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास, हम क्या कर देंगे? उनके पैसे उनको वापस कर देंगे, ले लो भाई, हमसे नहीं मैनेज होता। यहां तक बात समझ आती है? ओके। ये वाली साइड है, इसे बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। और ये जो इस वाली साइड है इसे बोला जाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। और हमारा ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल का एरिया जो आगे है, फाइनेंशियल एनालिसिस, वो यही दो चीज़ें हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? कि हमने शेयर होल्डर और डेट होल्डर का जो रिटर्न है वो देखना है क्या है। ये कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो इधर हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या होना चाहिए? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए क्या? लोअर कॉस्ट। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? लोएस्ट रेट। रेट बोले तो कॉस्ट है। क्या कहला? ये कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर है, ये कॉस्ट ऑफ डेट है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लोएस्ट रेट होना चाहिए। लोएस्ट रेट क्यों? जितना लोएस्ट होगा उतना ही हमारे लिए बिजनेस मैनेज करना इजी होगा। क्या कहना? इन्वेस्टिंग डिसीजन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हायर रिटर्न। क्यों? जितना हायर रिटर्न होगा किसी प्रोजेक्ट का उतना हमारे लिए इजी होगा शेयर होल्डर डेट होल्डर दोनों को खुश करना। क्यों? उनका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो मीट ही तब होगा जब इन्वेस्टिंग डिसीजन में हायर रिटर्न हमें मिल रहा होगा।
क्या ख्याल है? तो यहाँ तक बातें कुछ समझ आती हैं? सर ये जब हम लोन लेंगे तो सर उसमें जो आप कह रहे हैं परसेंटेज 3% आएगी सर, लेकिन हमने जो लोन की अमाउंट है वो भी तो वापस करनी है। वापस करनी है, तो इसलिए हमने क्या देख लिया कि भाई शेयर होल्डर हमसे इतना रिटर्न रिक्वायर करता है, डेट होल्डर इतना रिक्वायर करता है, टोटल हमारे पास पैसा इतना आ गया, तो हमने ये 150 आगे कहीं पे लगाना है किसी प्रोजेक्ट में, किसी एक्टिविटी में, तो हमने कब लगाना है? जब हमें इससे ज़्यादा वो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी रिटर्न देगी तो लगाना है, वरना नहीं लगाना। ठीक हो गया? ये जो हमने निकाला है 13.3%, इसको बोलते हैं वैक, स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए इसे उतार लें, फिर आगे चलते हैं। एक ही प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है 13.3%, उससे ज़्यादा वो रिटर्न दे रहा है तो ठीक है, वरना नहीं लगाएंगे। बैठे रहेंगे उस वक्त तक, कोई अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं करेंगे जब तक हमें इससे अबव या इतने रिटर्न वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दोनों 33, हमने हर एक प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली देखना है कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट ए में कितनी 70,000, हमारे पास पैसा है 70,000, यस है, क्या हमें वहाँ से रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न 13.3% से ज़्यादा मिल रहा है तो करेंगे इन्वेस्टमेंट, वरना नहीं। प्रोजेक्ट भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हो सकता है 50,000 लगाना है, तो रिटर्न देखेंगे इससे ज़्यादा है। साथ एक प्रोजेक्ट सी हमें मिलता है सेपरेट प्रोजेक्ट कोई 30,000 का, वहाँ पे देखना है क्या इससे ज़्यादा रिटर्न है तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। क्या ख्याल है? इन्वेस्टिंग डिसीजन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर रिटर्न। हायर रिटर्न किससे हायर? हमारा जो टारगेट है उससे हायर, हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वैक उससे हायर। और फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? लोअर रिटर्न, लोअर कॉस्ट। कितनी लोअर? जितनी भी हो सके, क्यों जितनी लोअर होगी उतना ही आगे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो हमारे लिए इजी होगा। क्या ख्याल है? आगे चले। चलिए सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है सपोज एबीसी कंपनी, इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि प्रोबेबिलिटी बोले तो चांस 50% चांस है कि इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें वहाँ से रिटर्न जो है वो मिलेगा कितना? 20%। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला कि अगर हम कंपनी AB से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50% चांस है कि वहाँ से हमें 20% रिटर्न मिलेगा। 30% चांस है कि हमें वहाँ से 24% रिटर्न मिलेगा। 20% चांस है कि हमें वहाँ से 26% रिटर्न मिलेगा। अगर हम कंपनी ABC में इन्वेस्ट करते हैं तो 50% चांस है वहाँ से रिटर्न हमें 20% मिलेगा। क्यों? मार्केट के हालात आगे बड़े अच्छे होने जा रहे हैं, कोरोना ख़त्म हो गया है, तो इसलिए 20% रिटर्न का चांस है। रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों? फ्यूचर है, अभी हम बैठ के जस्ट प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, लेकिन 24% ज़्यादा हो सकता है रिटर्न, लेकिन उसकी प्रॉबिलिटी क्या है? 30%। रिटर्न 26% भी हो सकता है अगर हालात बहुत अच्छे हो गए आगे तो, लेकिन उसकी प्रॉबिलिटी कितनी है? 20%। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से? मार्केट से। कहाँ से? मार्केट से। मार्केट के अंदर एक बंदा है एक्चुअरी, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली। किससे इंफॉर्मेशन मिली? एक्चुअरी से। एक्चुअरी कौन होता है? स्टैटिस्टिशियन।
स्टैटिस्टिशियन जो क्या करते हैं, पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली फ्यूचर की प्रेडिक्शन देते हैं हमें। तो एक किचोरी ने हमें कहा कि अगर एबीसी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50% चांस है वहाँ से हमें 20% रिटर्न मिलेगा, 30% चांस है वहाँ से हमें 24% रिटर्न मिलेगा, और 20% चांस है वहाँ से 26% रिटर्न मिलेगा। तो हम एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे एवरेज निकालनी? कैसे? दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस। क्या कहला? कैलकुलेट करके ज़रा फिगर देंगे मुझे। 50% इंटू 20% क्या आ गया? 10%। क्या कहला? ये क्या आ गया? 7.2%। ये क्या आ गया? 5.2%। टोटल क्या आ गया? 19%। 19 पॉइंट पक्की बात है, 19.7% ही बनता है। 12 कैलकुलेट कर ले, 22.4%। अभी तो पहली क्लास है, क्या हो गया? हाँ, सो 22.4% एवरेज रिटर्न है इस कंपनी का। क्या ख्याल है? एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने अगर तो 50% चांस है कि यहाँ से 20% रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, 30% चांस है 24% रिटर्न मिलेगा, 20% चांस है 26% रिटर्न मिलेगा। तो एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा इस कंपनी से? ऑन एवरेज इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से 22.4% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है सपोज अंसारी लिमिटेड, जिसका रिक्वायर्ड रिटर्न है सपोज 18%। क्या अंसारी लिमिटेड को एबीसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या अंसारी लिमिटेड को एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? कि इनका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है 18%, उससे ये 22.4% हायर है, तो अंसारी लिमिटेड को इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है? एक और कंपनी है शरीफ लिमिटेड, उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है सपोज 12%। क्या शरीफ लिमिटेड को एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हायर है। नहीं, शरीफ लिमिटेड का जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न है 25%। क्या उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? एबीसी का जो एवरेज रिटर्न है वो शरीफ के 25% रिक्वायर्ड रिटर्न से क्या है? लोअर है। उनके लिए ये एबीसी में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिट मेकिंग नहीं, लॉस मेकिंग है, तो इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ख्याल है? चलिए आगे हमें एक क्वेश्चन नंबर 1 मिला है शायद। किनके पास क्वेश्चन नहीं है? लेट आने वाले हजरात। क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है? क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड कि अंसारी लिमिटेड? Ansari Limited is financed by shareholders and debt holders who contributed shareholder equity 100,000, debt finance loan 40,000, required rate of return by shareholder is 15% and by lenders mean debt holder 8%. Calculate the weighted average cost of capital of Ansari Limited. 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। वैक निकालना है आपको।
13% कैसे निकाल लिया आप लोगों ने? 100,000 पे कितना रिटर्न चाहिए? 15%। 15% प्लस 40,000 पे कितना रिटर्न चाहिए? 8% डिवाइडेड बाय 100,000 प्लस 40,000 इंटू 100 किया, तुम्हारे पास क्या आ गया? 13%। किसी से ये कैलकुलेट ना हुआ हो तो यूँ वैक कैलकुलेट किया जा सकता है? ये अभी हमने यहाँ पे किया, ऐसे ही किया ना हमने, क्या ख्याल है? ये हमने ऐसे ही किया, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, ऐड किया, क्या ख्याल है? और उसके बाद क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ? टोटल के साथ। ये दिस मल्टीप्लाई दिस ऐड किया और टोटल के साथ क्या किया? डिवाइड कर दिया, इंटू 100 किया, तुम्हारे पास वैक आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, required है calculate the WACC of the company, calculate the expected return of the above project and find out which projects the company should invest in. Sansari Private Limited wishes to estimate its WACC in order to decide as to which investment opportunity to invest in. क्यों? इन्वेस्टिंग डिसीजन आप WACC की बेस पर डिसाइड करोगे ना। WACC क्या? आपका रिक्वायर्ड रिटर्न, उसकी बेस पर आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। द कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर होल्डर इक्विटी 145, डेट फाइनेंस 58, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर एंड डेट होल्डर 16% एंड 10%। तो यहाँ से WACC निकल आएगा, निकाल दें जरा। 14.28% कैसे निकाला आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2 में WACC हमने निकाला कैसे? 145,000 है, इंटू रेट क्या है? 16% प्लस 58,000 इंटू रेट 10% डिवाइडेड बाय 145,000 प्लस 58,000 इंटू 100 किया, तुम्हारे पास WACC आ गया 14.28%। ठीक हो गया? तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी वो कहता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अबव प्रोजेक्ट, और उसने कहा द कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इट। प्रोबेबिलिटी 30% है कि प्रोजेक्ट ए में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न मिलेगा आपको 16%। नहीं, 40% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट ए से आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा 18%। नहीं, 30% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट ए से आपको रिटर्न मिलेगा 20%। और उसके बाद प्रोजेक्ट बी में करते हैं तो ये रिटर्न होंगी, प्रोजेक्ट सी में करते हैं तो ये रिटर्न होंगे। तब प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी तीनों के रिटर्न देख लो क्या निकल रहे हैं, एवरेज रिटर्न। तो यही काम है ना, ये एक प्रोजेक्ट था, तब 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों का ये सेपरेट काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए को अगर हम देखें तो उसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास और रिटर्न है, तो हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। और प्रोबेबिलिटी है 30%, 40% एंड 30%, और रिटर्न है हमारे पास प्रोजेक्ट ए के 16, 18 और 20, 18% और 20%। तो मुझे यहाँ पे आगे फिगर दे दें, 4.8, 7.2%, 6%, कितना आया? 18%। तो उसके बाद प्रोजेक्ट बी भी देख लो क्या देता है आपको। प्रोबेबिलिटी, रिटर्न, एवरेज 30%, 40%,
30% और उसकी रिटर्न है 12, 10, 15, 12%, 10%, 15%। तो मुझे ज़रा इसका भी एवरेज रिटर्न दे दे। 18% पहले का, दूसरे का 12.1%। तो प्रोजेक्ट सी का मुझे सिर्फ रिटर्न दे दे 15.6%। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 14.2%। प्रोजेक्ट ए में कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बी में करनी चाहिए, नो सी में करनी चाहिए। तीनों में से ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए फर्स्ट। द कंपनी should invest in project A first because its return is higher than the required return of 14.28%। जी समझ आती है यहाँ तक? ये तो थी बच्चों वाली सिंपल बातें। अब ICAP एग्जामिनर इतने बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे तो हमने वैक कैलकुलेट किया। ICAP एग्जामिनर कहेगा कि भाई ये ले, ये वैक है, मीन रिक्वायर्ड रिटर्न ये है, इक्विटी ये है, इतना % रिटर्न है, डेट ये है। तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। तो उसने क्या कहा कि ये वैक है तुम्हारे पास, कि ये आपके पास वैक मीन रिक्वायर्ड रिटर्न है, इक्विटी की अमाउंट इतनी है, इतना रिटर्न है, मीन ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या कहला है, ये डेट है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ कंपनी हैज ए वैक ऑफ 19% एंड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर: equity 165,000, debt 60,000, calculate its cost of debt, assuming that equity holders need a return of 22%. Good luck everybody, try करें please. तो क्या है हमारे पास डाटा, 165,000 इंटू रेट है 22% प्लस हमारे पास क्या है 60,000 इंटू रेट है x डिवाइडेड बाय हमारे पास है 165,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 19%। क्या ख्याल है? तो ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। कितना आता है, कितना आता है 225,000 इंटू 19% इज इक्वल टू व्हाट 165,000 इंटू 22% प्लस 60,000 इंटू एक्स। तो एक्स फाइंड कर दो, क्या हो गया 10.75%। क्या कह रहा, निकाला जा सकता है। अगर उसने वैक दे दिया कि रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो ये है, इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है, डेट ये है, तो कॉस्ट ऑफ डेट आप निकाल दें। इसको एक और एंगल से भी देखा जा सकता है
कि हमारे पास जो है वो 22,500 इंटू 19% करें तो क्या फिगर निकलती है? 4275 और अगर हम देखें तो फॉर शेयर होल्डर अगर हम देखें तो वो क्या है 165,000 इंटू 22%। ये फिगर मुझे दे देंगे क्या? 3630 तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा फॉर डेट होल्डर? क्या ख्याल है? कितना? 645 यूँ भी निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है? निकाला जा सकता है इस तरह से? 645 क्या है फॉर डेट होल्डर? अमाउंट आ गई, अब उसको क्या करो वो 60,000 के साथ अप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 10.75 आ जाएगा। मीन डेट होल्डर के लिए कितना? इतना चाहिए। क्या ख्याल है? तो डेट है कितना 60 का, तो उसके साथ डिवाइड करके देखें कितनी फिगर आती है। क्या 10.75 आती है? 6450 इसके साथ ज़ीरो लगा लो, डिवाइडेड बाय क्या करना है इसके साथ डिवाइड करना है तो देखोगे अमाउंट क्या आ जाएगी 10.75% ही आ जाएगी। ये भी निकाला जा सकता है। सो क्या आज हमने सीखा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोएस्ट रिटर्न। मीन ये जो वैक है ये हमारे लिए जितना कम हो उतना अच्छा है या जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है? वैक हमारे लिए जितना कम हो वो अच्छा है या जितना ज़्यादा हो वो अच्छा है? जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है। क्यों? उतना ही हमारे आगे इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है हमारे लिए इजी होंगे। ये वैक जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी ज़िंदगी मुश्किल में होगी, हमें हर प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा रिटर्न फिर देखना पड़ेगा, ज़्यादा रिटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमें 19% वैक मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाने के लिए अगर लोन लेना है तो किस रेट पे लेना चाहिए? 19% रिटर्न हमें कमाने के लिए अगर लोन लेना है तो किस रेट पे लेना चाहिए? तो मैक्सिमम इस रेट पे लेना चाहिए। क्यों? अगर इससे ज़्यादा रेट पे हमें लोन मिलता है तो फिर हमारा ये जो रिटर्न है 19% ये मीट नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। क्यों? इसे जितना कम रखा जाए उतना हमारा फ़ायदा है। क्या ख्याल है? इसी क्वेश्चन को अगर हम यूँ देखें कि 19% रिटर्न कमाने के लिए हमें अगर लोन लेना है, एग्जामिनर कहता है कि 90% रिटर्न कमाने के लिए आपको 60,000 का लोन लेना है, तो आप बताएं कम से कम किस इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए? तो किस इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए? 10.75 से। क्यों? इससे ऊपर पे अगर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा ये 60,000 का तो उसे हमारा 90% रिटर्न मीट नहीं होगा। इसने क्या कहा कि ये वैक है, ये इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये डेट की अमाउंट, तो आप कॉस्ट ऑफ डेट बता दे। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? कि आपको इतना रिटर्न कमाने के लिए लोन किस रेट पे लेना चाहिए। तो अगर एग्जामिनर यूं पूछ ले कि आप ये बता दें कि 19% रिटर्न कमाने के लिए कंपनी को इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है, डेट की ये अमाउंट है, तो आप बता दें डेट किस रेट पे लेना चाहिए, वो रेट बताएं। मीन वो क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट ही आपने बतानी है। मीन यूं भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट सीधा नहीं। आप बताएं मैक्सिमम रेट एट विच कंपनी शुड गेट द डेट। तो आप कोई ऐसा बैंक फाइंड करोगे, ऐसा बैंक फाइंड करोगे जो आपको इस रेट पे लोन दे रहा हो। इससे कम पे दे रहा हो फायदा है, इससे ज्यादा वाला नहीं हमें चाहिए। क्यों? उससे हमारा जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड 19% वो मीट नहीं होगा।
क्यों, जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारा ये बढ़ जाएगा ना, नॉमिनेटर आ रहा है ना ऊपर ये, क्या ख्याल है, तो उससे हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। क्यों, हमें क्या करना है, ये वैक को कम से कम रखना है जितना भी हो सके। क्यों, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोएस्ट रिटर्न। किसका रिटर्न, शेयर होल्डर का भी और डेट होल्डर का भी। तो हमने कोई ऐसा बैंक फाइंड करना है जो हमें ये 60,000 का लोन ये या इससे कम रेट पे दे, इससे ज़्यादा रेट देने वाले बैंक को हमने मुंह नहीं लगाना, अदरवाइज हमारा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न फिर बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ा गया तो वहाँ से हमारी ज़िंदगी इन्वेस्ट करते हुए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कि हमने कहा जी कि ये क्वेश्चन में उसने बताया सिंपल कि ये वैक है, ये इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, डेट ये है, तो आपने कॉस्ट ऑफ डेट आइडेंटिफाई करनी है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मीन इक्विटी पे अगर आप इतना लेते हो तो इतनी कॉस्ट आएगी, मीन रिटर्न क्या कहला, जो देना है आपने वो कॉस्ट ही है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, ये 10%। तो हमने फार्मूला में पुट किया, कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है, एक्स है वो 6450 डिवाइड बाई 60,000। हाँ, क्यों है, मैं चले वापस। हाँ जी, यहाँ पे समझ नहीं आई, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, डेट लेने पे जो आपको कॉस्ट है वो क्या है, जो आपने देना है रेट किसको, बैंक को, वो कॉस्ट है ना, क्या कहलाता है, वो आपने निकालनी है। तो एक्स आपने लगा दिया और एक्स आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि देखो हमारी जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हमें मिल रही है, फाइनेंस कितना मिल रहा है, दिस प्लस दिस, क्या ख्याल है, दिस प्लस दिस, किस रेट पे, एवरेज रेट हमने यहाँ पे निकाला था, क्या ख्याल है, तो वही एवरेज रेट वैक ही तो यहाँ पे दिया गया 19%, क्या ख्याल है, मीन टोटल ये है। शेयर होल्डर को आपने जो देना है वो क्या देना है, इतनी अमाउंट इस रेट से मीन इतना देना है। तो डेट होल्डर को आपने कितना देना है, वो बाकी बच गया, उसको हमने क्या किया, कॉस्ट और जो डेट की अमाउंट है उस पर डिवाइड किया, तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। मीन यूँ फार्मूला में जाने के लिए आप यूँ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सर वो प्रोजेक्ट 1 में हमारे 20% आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट 2 में हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि तो पड़ा रहेगा, कोई मसला नहीं, क्या हो गया, पड़ा रहेगा, पॉकेट में पैसे पड़े नहीं रहते, कोई 12% की हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं, लॉस मेकिंग में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लॉस मेकिंग में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उससे बेहतर है कि हम शेयर होल्डर को, डेट होल्डर को उनके पैसे वापस कर देंगे, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इससे कम मिलेगा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या है, हायर रिटर्न। किससे हायर, जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे हायर। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है हमारा, वैक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। ये क्वेश्चन तीनों एज ए असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आने चाहिए प्लीज।